when uh, the cement is coming out from the kiln, why it is in the shape of clinkers? Why not any other shape? क्योंकि किन से जब मटेरियल बाहर आता है कुकिंग के बाद तो वो स्फेरिकल बॉल शेप में ही क्यों होता है, किसी और शेप में क्यों नहीं होता? तो ये नेचर होती है किसी भी लिक्विड की कि जब वो फ्लो करने के बाद फॉल करता है तो वो एक स्फेरिकल शेप, बॉल लाइक शेप अडॉप्ट कर लेता है। कॉमनली नॉन एग्जांपल है कि जब बारिश होती है, when it's raining, water droplet when falls on any surface, so you can observe it's a spherical or ball like shape. क्योंकि जब ड्रॉपलेट्स फॉल करते हैं एटमॉस्फेयर से तो जो एयर होती है वो उसको ड्रैग, यानी कि उसके जो ग्रेविटेशनल फ्लो है उस डायरेक्शन के ऑपोजिट उस पर प्रेशर अप्लाई करती है, एक फोर्स अप्लाई करती है जिससे ड्रैग फोर्स है। तो जब ड्रैग अप्लाई होती है और लिक्विड चूंकि एक मोल्डेबल फ्लूइड है, उसकी शेप चेंज हो सकती है। वो जो ड्रैग होता है वो किसी भी फॉलिंग ड्रॉपलेट के एजेस को राउंड कर देता है। और इसलिए जब आप एयरप्लेन्स की शेप देखें, रॉकेट्स की शेप देखें, तो अ, वो पॉइंट ये जो डायरेक्टली एयर के साथ इन कांटेक्ट होता है वो टेपर्ड होता है और उस टिप के बाद स्फेरिकल शेप आना शुरू हो जाती है, जिससे जो ट्रैवलिंग है किसी भी एरोप्लेन की वो आसान हो जाती है। क्योंकि जो ड्रैग फोर्स है, अगर हम रेक्टेंगुलर शेप के एरोप्लेन्स बनाना शुरू कर देंगे उनके फेसेस, तो जो ड्रैग फोर्स होगी वो इतनी ज़्यादा होगी कि वो उस एरोप्लेन को डैमेज कर देती है। ये कॉन्सेप्ट आप अपने फ्लूइड पढ़ेंगे या शायद पढ़ लिया हो। तो ड्रैग की वजह से चूंकि लिक्विड मोल्डेबल है, इसलिए वो उस रेजिस्टिव फोर्स की वजह से उसके एजेस राउंड होना शुरू हो जाते हैं और इस वजह से वो एक स्फेरिकल बॉल लाइक शेप अडॉप्ट कर लेता है। सेम इज विद क्लिंकर, बहुत थिक लिक्विड होता है, हाईली विस्कस। जब वो फॉल करता है तो उसका एक जो ड्रॉपलेट होता है इसी प्रिंसिपल पे चलते हुए वो बॉल लाइक या स्फेरिकल शेप अडॉप्ट कर लेता है। जी, स्लाइड्स शेयर्ड है। Yes. Okay, ji, today we will discuss the sugar manufacturing process, and I hope the application of sugar is clear to everyone uh, in our daily routine. Where is the usage of sugar? आई होप कि ये सबको क्लियर होगा क्योंकि बहुत कॉमनली यूज कमोडिटी है हमारी डेली रूटीन की। और क्योंकि ये कमोडिटी है इसलिए किसी भी कंट्री में ये लार्ज स्केल प्रोडक्शन इंडस्ट्री में काउंट होती है। तो व्हाट एक्चुअली इज शुगर? In terms of chemistry terminology, sugar is a sucrose and it belongs to the family of saccharides, and or carbohydrates is then the general classification of the compound. This is the formula of sucrose. It's a disaccharide and it is formed by the condensation polymerization of two glucose molecules. Plants में the formation of sucrose takes place using photosynthesis process. Following this reaction, the carbon dioxide and water combines and it forms sucrose and oxygen, and then this oxygen is consumed by the human beings or living things. Coming to the sugarcane process, so sugar industry में these are the steps which are being followed. Entry or transportation of sugarcane, milling, clarification, evaporation, crystallization, separation, refining, drying and storage. So basically any sugar manufacturing plant majorly has two sections.
वन इज द सिंथेसिस ऑफ रॉ शुगर, जो कि ब्राउन कलर में होती है या लाइट ब्राउन के कलर में होती है. And second section is the refining of that brown sugar and to get a white color sugar जो कि हमें मार्केट से मिलती है और हम उसको यूज करते हैं. तो up to separation, this section is about the raw sugar or brown sugar synthesis, and bottom 3 points will convert the raw sugar into the refined or white color sugar. So these are some steps involved in sugar synthesis. I will explain all these steps one by one onto the flow schematic of this manufacturing process. माइनर डिटेल्स मेंशन है और आप अपने नॉलेज के लिए, अपने रिवीजन के लिए इन स्लाइड से गो थ्रू हो जाइए. So this is the flow schematic of a sugar manufacturing plant, and it basically is showing us the first section of the sugar manufacturing process, the formation of raw or brown color sugar. Starting from the step number one, uh, the canes from the fields with the help of trolleys, it is transferred to the cane receival section of the plant, and this cane receival department of the plant will basically assess the quality of the sugar cane, and basically they will measure how much sugar or sugar juice, sugar cane juice is present in these sugar canes, and as per the composition or weight percentage of the sugar present in sugar cane, they will pay off the farmers. सो इस पॉइंट पे जो प्लांट है वो असेस करता है शुगर केन्स की, उसमें अकॉर्डिंगली जितनी अमाउंट होती है शुगर की वेट परसेंटेज की फॉर्म में वो फार्मर्स को पे करता है. उसके बाद वो जो शुगर केन्स होते हैं वो इंडस्ट्री का सॉर्ट ऑफ प्रॉपर्टी एसेट बन जाता है, एंड देन फ्रॉम हेयर ऑन द प्रोसेसिंग ऑन दो शुगर केन स्टार्ट. So, in this at this third point, basically the washing of sugar cane takes place as sugar canes are coming from the fields, so they might have some mud attached to them on their exterior surfaces. So at this moment, we wash the sugar canes, and we also weigh the sugar canes after washing. So after this pre-treatment section, the sugar canes go into this fourth section, which is a shredder. And the job of the shredder is to break the structure of sugar cane. I hope you all know जो sugar cane है जिसको हम जुबान में गन्ना कहते हैं, its external surface is very hard and tough. So, in order to get the sugar juice from these sugar canes, we have to break this external surface, and that step basically takes place in this shredding section. जो जो गन्ना होता है या शुगर केन, उसकी एक्सटीरियर सरफेस बहुत हार्ड और टफ होती है, और if you want to squeeze out the sugar juice from it without shredding it, we will require very large force, a huge compression, very high pressure, stress, क्योंकि the surface is very hard. तो उसमें से जूस एक्सट्रैक्ट करना होगा तो उतनी ही ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी. तो प्लांट में अगर हम ये बात कर रहे हैं कि हमें फोर्स बहुत ज़्यादा लगानी है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा अप्लाई करना है, कंप्रेशन बहुत हाई है, दैट मीन्स द पावर कंजम्पशन ऑफ द प्लांट that will also be very high. So in order to avoid this, in the shredding section, we basically introduce cracks on the external surfaces of the sugar cane so that in the later step it becomes much easier to extract the juice out of those shredded sugar canes. तो जब हम क्रैक्स इंट्रोड्यूस करवा देंगे, श्रेडिंग कर देंगे शुगरकेन की, तो चूंकि वो सरफेस पे क्रैक्स आएंगे, उसकी स्ट्रेंथ वीक होगी,
तो फिर कंप्रेशन की जो पावर रिक्वायरमेंट है वो रिड्यूस हो जाएगी और जूस जो है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर सकेंगे. So that is being performed in this shredding section. One key point during shredding is that this shredding, this force should not damage these cells which contain sugar juice, because if those cells which contains the sugar juice they get damaged in this shredding section, then the extraction of juice or sugar will start in this shredding section, and we do not want that because the collection point of sugar juice is somewhere else. It is not the job of this shredding section. जो की पॉइंट है यहाँ पे वो ये है कि आपने क्रैक्स इंट्रोड्यूस करवाने हैं, यस बिल्कुल करवाने हैं, मगर फोर्स इतनी ज़्यादा अप्लाई नहीं कर देनी कि क्रैक्स के साथ साथ जो जो सेल्स हैं जिसमें शुगर जूस प्रेजेंट है वो भी डैमेज हो जाए, क्योंकि अगर वो डैमेज हो गए तो इसी पॉइंट में जूस जो है वो एक्सट्रैक्ट होना बाहर हो जाए आना शुरू हो जाएगा स्क्वीजिंग के थ्रू, और वो इस सेक्शन की जॉब नहीं है. इसलिए बड़ी कैलकुलेटिव फोर्स अप्लाई की जाती है और वो एक्सटीरियर सरफेसेस के क्रैक्स का महदूद रखी जाती है. तो आफ्टर श्रेडिंग द श्रेडेड शुगर केन्स they are sent into the fifth section, which is a milling tray. And here you can see a combination of three rollers. These circles, they are three rollers like this, and multiple combination of three rollers are connected in series. So those shredded sugar canes then pass through these rollers. Okay? Like explained in this diagram. So shredded or prepared cane passes through these rollers like this. So most of the time the upper roller is movable. All three rollers are rotating, but the upper roller it can also move upward and downward. So because of its upward downward movement, we can vary the compression force applied on this shredded cane. जो अपर रोलर होता है तीनों रोलर रोटेट कर रहे हैं ताकि केन मूव करता रहे, और जो अपर रोलर है वो अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी मूवेबल होता है, और इसकी इस प्रॉपर्टी से हम जो है वो केन के ऊपर श्रेडेड केन के ऊपर कंप्रेशन फोर्स वेरी कर सकते हैं. अकॉर्डिंगली द एक्सट्रैक्शन ऑफ जूस कैन बी कंट्रोल्ड. So after passing through multiple rollers combination connected in series, sugar juice is extracted from the shredded sugar canes. That juice is collected at the bottom of this milling train. This section it contains the sugar juice, cane juice भी इसको कहते हैं. While the uh, leftover solid material, it is termed as bagasse, and it is then sent towards the boiler station. जो जूस एक्सट्रैक्ट हुआ वो बॉटम पे कलेक्ट हो गया, और जूस एक्सट्रैक्शन के बाद जो शुगर केन है उसका जो सॉलिड लेफ्ट ओवर वेस्ट मटेरियल है उसको बिगास कहते हैं, और वो मिलिंग ट्रेन सेक्शन से इट इज सेंट इनटू द बॉयलर स्टेशन. बिगास इज आल्सो अ लिग्नोसेलुलोसिक मटेरियल, इसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन होते हैं. तो sugar industries basically combust this material. As a result, flue gases are generated, and the energy of flue gases are then used to produce steam. And with the help of that steam, we can run a steam turbine. As a result, sugar industry produces the power or energy uh, which this industry then use in the various operation involved in sugar manufacturing process. तो जो बेगास है उसको हम बॉयलर स्टेशन पे बेचते हैं. ये एक कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन बेस्ड कंपाउंड होता है, वेस्ट मटेरियल. इसकी कंबशन करते हैं जिससे फ्लू गैसेस एट हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस होती हैं. उन फ्लू गैसेस की एनर्जी को हम बॉयलर में वाटर में ट्रांसफर करते हैं. वाटर से स्टीम बनती है हाई एनर्जी की. उसी स्टीम को हम स्टीम टरबाइन में बेचते हैं. टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, और शुगर इंडस्ट्री इसी इलेक्ट्रिसिटी को अपने प्लांट के वेरियस ऑपरेशन में यूज करती है. ठीक है. सो इन अदर वर्ड्स,
sugar industry can operate independently with respect to power requirement, क्योंकि वो अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट है वो इसी बिगास से फुलफिल कर लेती है, उसको एक्सटीरियर सोर्स से पावर रिक्वायर नहीं होती. Okay, so this was the handling of Pegas. Now this section tells us about the treatment of the juice, sugar juice. So sugar juice taken from the milling train section is initially sent into a laboratory where we perform certain tests on it, that how much sugar content it contains, how much water is there, how much solid compounds are present there, is there any need to maintain the pH of the sugar, is there any microorganism which can damage the quality of the sugar. So all those tests are being performed on the sugar juice in this laboratory section. If this juice is okay, then it is sent towards the further processing steps. In this sixth number, we perform a treatment on the sugar juice. We can heat it so that its viscosity can reduce and its flow becomes easy. Secondly, if this juice has any suspended particles, any mud, which we were unable to remove in the initial step, so that those particles or mud is removed here, we can add lime in order to maintain the pH of the sugar juice. So after getting this pre-treatment, this treated juice is sent into a clarifier, a large tank, through which juice moves at a very low speed, at a very low velocity. The objective behind this lower velocity is that if this juice has any solid particles, because of this low speed, those solid particles can settle down at the bottom of this clarifier, while the clear juice, free of any particles, it moves towards the next section of the plant. तो जो भी ट्रीटमेंट हमने सिक्स सेक्शन में किया होगा, उसके बाद क्लैरिफायर में हम उन पार्टिकल्स को रिमूव करने की कोशिश करते हैं जो इस जूस में सस्पेंडेड होते हैं. मड हो सकती है, फाइब्रस पार्टिकल्स हो सकते हैं. तो अंडर ग्रेविटी वो सेटल डाउन होते हैं और इस सेटलिंग के लिए ज़रूरी है कि जूस क्लैरिफायर में से बहुत स्लो स्पीड में मूव करे. ऐसा ही इक्विपमेंट आपने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में भी देखा था. तो जो सॉलिड पार्टिकल्स मड की फॉर्म में या फाइबर्स की फॉर्म में होते हैं वो सेटल डाउन हो जाएंगे क्लैरिफायर के बॉटम पे और क्लियर जूस जो है वो आगे मूव कर जाएगा. नाउ दिस मड इज continuously removed from the clarifier and after the further filtration in this rotary filter, because we are separating this mud from sugar juice, so this mud will obviously have some sugar juice in it. So that amount of sugar juice from the mud is separated in this filter, and that filtered juice is again mixed with the clear juice, while the filtered mud is sent towards the cane fields, and it is very high rich. It is very rich in nutrients, and this mud can also be used as a fertilizer. जो मड आती है क्योंकि वो जूस से सेपरेट हो रही है, इसलिए इस मड में जूस होगा जिसको हम इस फिल्टरिंग सेक्शन में रिमूव करते हैं. जो जूस सेपरेट होता है उसको क्लियर जूस के साथ मिक्स कर देंगे, और जो मड होती है इसका न्यूट्रिएंट कंटेंट बहुत हाई होता है, तो हम इसको एज फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं और केन फील्ड्स में एज ए फर्टिलाइजर के तौर पे इसको भेज सकते हैं. देन दिस क्लियर जूस इट इज पास इन evaporation station, and the job of this evaporation station is the water content present in the clear juice, and as a result the concentration of sugar will increase in the juice. और कंसंट्रेशन के साथ साथ जो विस्कोसिटी है जूस की वो भी इंक्रीज हो जाती है. ठीक है, तो जब हम इवेपोरेशन स्टेशन से पास कर जाते हैं, उसकी शुगर कंटेंट और विस्कोसिटी बढ़ जाती है, देन आफ्टर दिस इवेपोरेशन स्टेशन दिस सोल्यूशन इज टर्म्ड एज सिरप. इवेपोरेशन से पहले इट इज जूस, आफ्टर द इवेपोरेशन स्टेशन इट इज सिरप. विस्कोसिटी हाई हो गई, शुगर कंटेंट बढ़ गया, देन दिस विस्कस sugar compound or syrup, it is sent into a crystallizer and separation section.
where we will convert this syrup into sugar crystals. We will perform crystallization process, and that takes place like this. In order to promote the crystallization in the syrup, we will add small seeds of crystals which are originally made of sucrose. Now, the addition of these seed crystals, which will promote the crystallization of sugar present in syrup, it will we will get solid crystals of sugar. And what will happen that these clusters, when we will mix it in the syrup, they will form clusters of sugar particles like this. Uh, आसान अल्फाज में they will start attracting the sucrose particles present in the syrup. When the cluster formation will take place, this cluster will then start to grow, and this growing process is known as nucleation, and the combination of cluster will be converted into a nuclei of this shape, and as per the condition we can further wait to have a larger size of the sugar particle, and at the end we will get this size of a sugar particle. ठीक, तो क्रिस्टलाइजेशन में हम क्या कर रहे हैं कि सिरप में जो सक्रोज है उसकी क्रिस्टल्स को बनाने के लिए हम खुद से सीड क्रिस्टल्स ऐड करते हैं जो कि ओरिजिनली सक्रोज की ही होती हैं। जब ये सीड क्रिस्टल्स उस सिरप में जाती हैं तो वो सिरप में मौजूद सक्रोज के साथ क्लस्टर्स बनाना शुरू कर देती हैं, और हमने चूंकि टेम्परेचर और टाइम इस तरह से मैनेज किया होता है कि वी अलाउ दिस क्लस्टर्स टू ग्लो। जब क्लस्टर्स कंबाइन होते जाते हैं, ज्वाइन होते जाते हैं, तो वो एक लार्जर पार्टिकल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को न्यूक्लिएशन कहते हैं, क्रिस्टल ग्रोथ। अगर हमें लार्जर पार्टिकल फर्दर चाहिए हो तो हम इस न्यूक्लिएशन प्रोसेस को और टाइम देते हैं, टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं, तो हमें लार्जर साइज का क्रिस्टल भी मिल सकता है ऑफ द सक्रोज और ऑफ द शुगर। So this whole process is about the crystallization of the sucrose or sugar. So as we all know that when the mother liquor separated from crystals in centrifugal section, it is known as molasses, and it is very rich in sugar content. Molasses is then generally used because we cannot crystallize sugar crystals anymore from this liquid. So then this molasses is used to form ethanol. It's a separate section. It's a separate plant, and molasses जो है वो फिर ethanol production में use होता है। So this is about the raw sugar manufacturing, और इस process में आप देख सकते हैं कि we are not wasting any material which we get from the sugar cane. शुगर केन से जो भी मटेरियल मिल रहा है, चाहे वो बेगास की फॉर्म में मिल रहा है, चाहे वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में मिल रहा है, चाहे वो मदर लिक्विड की फॉर्म में मिल रहा है, each and every component of the sugar cane has its own worth. वो चाहे वेस्ट हो, चाहे रिक्वायर्ड प्रोडक्ट हो। अगर बेगास होगा तो उसे पावर बनाएंगे, अगर क्रिस्टल्स होंगी तो वह शुगर सेल होंगी, अगर मदर लिक्विड होगा वो एस मोलेसिस सेल होगा विच इज देन यूज्ड इन एथेनॉल प्रोडक्शन। So there is no waste in this sugar manufacturing. That's why the profitability margin is very high in sugar manufacturing processes. So any question up till now?
सर ये जो शुगर एंड पे हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा है सर, इसका इसका कलर, इसको डी कलराइज नहीं किया जाता, वाइट इसका जब कलर किया जाता है? देखिए वो नेक्स्ट सेक्शन है, रिफाइनिंग सेक्शन, वो भी मैंने डिस्कस कर अच्छा। सर यहाँ जो है ब्राउन शुगर मैन्युफैक्चर हो रही है। जी। तो जो हम और सर फॉर्म में ना शुगर जूस के फॉर्म में लेते हैं, वो एक लाइट ब्राउन ग्रीनिश सा कलर होता है। तो इस शुगर क्रिस्टल का भी वही कलर। जी सर जो हमारे पास सर ये जो हमारे पास बेगास इस्तेमाल होता है, ये सारा ये बॉयलर में बॉयलर के लिए बर्न कर दिया जाता है, या फिर ये हमारे हमने जैसे पहले पल्प इंडस्ट्री पढ़ी है उसमें भी जाता है? नहीं, यूजुअली बेगास ये एक लिग्नोसेलुलोजिक मटेरियल है, और इसको आप पेपर मैन्युफैक्चरिंग में बिल्कुल यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये उस क्वालिटी को मैच करता है, बल्कि एग्जैक्टली वैसा ही होता है। मगर बेगास की ना एक यूटिलिटी है, जो यहाँ पे एक्सप्लेन की है, कि शुगर इंडस्ट्री इस बेगास को कंबस्ट करके अपनी पावर जनरेट करती है। तो इसलिए बेगास पेपर इंडस्ट्री में नजर नहीं आएगा आपको एज रॉ मटेरियल, क्योंकि शुगर इंडस्ट्री इसको सेल नहीं करेगी। इसलिए नहीं करेगी क्योंकि वो अपने प्लांट में जो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट है, पावर रिक्वायरमेंट है, वो इसी बेगास से तो प्रोड्यूस कर रही है। और सेकेंडली, चूंकि शुगर केन एक क्रॉप है, और क्रॉप जो होती है वो सीजनल होती है, मतलब वो ऑल ओवर द ईयर 12 मंथ्स कंटिन्यूसली प्रोड्यूस नहीं हो रही होती। एज पर द वेदर रिक्वायरमेंट ये खास टाइम फ्रेम में, खास मंथ्स में प्रोड्यूस हो रही होती है। तो शुगर इंडस्ट्री क्योंकि इस क्रॉप पे डिपेंड कर रही होती है, इसलिए ये भी साल में 3 से 4 महीने ही वर्क करती है। जितना शुगर केन प्रोड्यूस होता है कंट्री में, वो उस 3 से 4 मिलना है। तो उस 6 to 7 मंथ में शुगर इंडस्ट्री कंप्लीट शट डाउन पे होगी। तो बेगास ऑल ओवर द ईयर अवेलेबल नहीं रहेगा ना, कंटिन्यूसली अवेलेबल नहीं होगा। इसलिए पेपर इंडस्ट्री में चूंकि इसकी अवेलेबिलिटी कंटिन्यूस नहीं है, तो ये ज्यादा फेवरेबल नहीं है। ओके सर। सर रोल नंबर 70 कह रहे हैं कि क्रिस्टलाइजेशन से आगे काइंडली रिपीट करते हैं। ये पूछ रहे हैं। अभी जब क्रिस्टल्स बन जाती हैं, वी ऑल नो कि अ, जिस जिस लिक्विड सॉल्यूशन में से हम क्रिस्टल्स बनाते हैं, वो सारा सॉल्यूशन क्रिस्टल में कन्वर्ट नहीं होता। तो एट द एंड ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस हमारे पास हर बार टू फेज मिक्सचर होगा, सॉलिड क्रिस्टल्स एंड लिक्विड सॉल्यूशन लेफ्ट होगा। उस लिक्विड सॉल्यूशन को हम मदर लिक्विड करते हैं। तो क्रिस्टल्स और मदर लिक्विड की सेपरेशन सेंट्रीफ्यूजिस में टेक प्लेस होती है। क्रिस्टल्स सॉलिड डेंसिटी की बेस पे लिक्विड मदर लिक्विड से सेपरेट हो जाती है, और क्रिस्टल्स को फिर हम ड्राइंग और पैकिंग सेक्शन में भेज देते हैं, जबकि मदर लिक्विड को हम एज मोलेसिस सेल करते हैं, जो कि एथेनॉल प्रोडक्शन में यूज हो सकता है। सर ये श्रेडर के बारे में बता दें। श्रेडर बेसिकली, अगर आप वो विजुअलाइज करें ना गन्ने को, शुगर केन को, तो उसका जो एक्सटर्नल शेल है वो बहुत हार्ड है। तो अगर आप उसमें से ऐसे ही जूस एक्सट्रैक्ट करना चाहेंगे जैसा वो आपको मिल रहा है, तो आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, और फिर भी आप सारे का सारा जूस एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो श्रेडर में क्या होता है कि हम उस एक्सटर्नल शेल को ब्रेक करते हैं, क्रैक्स इंट्रोड्यूस करते हैं। जब वो एक्सटर्नल शेल ब्रेक हो जाता है, क्रैक्स आ जाते हैं, तो फिर उसकी कंप्रेशन आसान हो जाती है, और उसमें से जूस एक्सट्रैक्शन, इस चीज़ की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। बस ध्यान इस चीज़ का रखना है कि आपने इतनी फोर्स अप्लाई नहीं करनी कि उस एक्सटर्नल शेल के साथ साथ वो सेल्स जिसमें जूस प्रेजेंट है वो भी डैमेज हो जाए। क्योंकि अगर इस पॉइंट पे, यानी कि श्रेडिंग सेक्शन में ही वो सेल डैमेज हो गए, प्रेस हो गए, तो इधर ही जूस एक्सट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा, और श्रेडिंग सेक्शन का ये काम नहीं है। जूस को हमने इस मिलिंग सेक्शन में एक्सट्रैक्ट करना। तो यहाँ पे बेसिकली उस एक्सटर्नल शेल को ब्रेक करना है, ताकि जूस एक्सट्रैक्शन ज्यादा से ज्यादा और आसान हो सके। सर जब क्रिस्टलाइजेशन के बाद हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्रिस्टल टूटते नहीं है? नहीं,
सर जब हम ये सेंट्रीफ्यूगल के जो क्रिस्टलाइजेशन एंड सेपरेशन प्रोसेस है इससे सेंट्रीफ्यूगल तक जाने का रास्ता है, इसमें ये मिक्सचर के तौर पर होता है, तो ये जो क्रिस्टल्स हैं मदर लिक्विड के अंदर डिजॉल्व नहीं होते फिर से? पी सकती हैं और नहीं भी। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन दी कंडीशन जो उस ट्रैवल के दौरान आपने मेंटेन की होती है। जी कोई और सवाल? तो ये जूस एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम नॉर्मल मशीन्स नहीं यूज कर सकते? सॉरी दोबारा रिपीट कीजिए। ये जहाँ पे हम जूस एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं हम नॉर्मल मशीन्स नहीं यूज कर सकते? नॉर्मल मशीन से क्या मुराद है आपकी? जो सर आम होती हैं जिससे वो जूस निकलता है। वो भी रोलर्स ही होते हैं ना, जो आम रो वाली मशीनें होती हैं उसमें आप देखोगे तो वो दो दो चीज़ों के दरमियान प्लेस करता है गन्ने को, शुगर केन को, और जो केन होता है वो फिर मशीन के बैक एंड से एक्सट्रैक्शन के बाद बाहर आता है। वो भी रोलर्स है, बस वहाँ पे दो हैं और यहाँ पे तीन है। सर ये जो हमारे पास में डायग्राम है ये फ्लो शीट है या प्रोसेस फ्लो डायग्राम है? क्लोज स्कीमेटिक है। हमने इसमें सिर्फ आपको ये बताया हुआ है कि मेजर सेक्शंस कौन से हैं और आपका रॉ मटेरियल या मटेरियल कैसे फ्लो का है। ये पीएफटी नहीं। ऑल दो के उसमें स्टैंडर्ड सिंबल्स यूज किए हुए हैं, बट पीएफटी की जो बाकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो यहाँ पे नहीं की है। जी एनी अदर क्वेश्चन? नो मोर क्वेश्चन जी। सर वैसे जब शुगर रिफाइन की जाती है, ब्राउन शुगर जब हम प्रोड्यूस करते हैं सर, उसकी पीएच कितनी होनी चाहिए और होती है, और जब रिफाइन कर दी जाती है उसकी कितनी होनी चाहिए और होती है? फूड आइटम्स होते हैं ना, बट फूड आइटम्स की ना अपनी भी नेचर थोड़ी डिफरेंट होती है। लाइक अगर जूस है, जैसे आप ये पैकिंग के नेस्ले के जूस वगैरह लेते हैं, तो वो उस फूड नेचर पे डिपेंड करते हुए पीएच को सेट किया जाता है। और अगर फूड आइटम है अचार की तरह का, तो उसकी पीएच कुछ और होनी है। अगर फूड स्टोर किया जाता है योगर्ट की फॉर्म में, मिल्क की फॉर्म में, और जूसेस की फॉर्म में, ड्रिंक्स की फॉर्म में, तो उसकी पीएच कुछ और होती है। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन दी हाउ मच या फॉर स्टोर दीज फूड आइटम्स एंड व्हाट इज द ओरिजिनल नेचर ऑफ द कंपाउंड। क्योंकि अगर आप पीएच मेंटेन नहीं कर पाते, अगर आप माइक्रोब या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिमूव नहीं कर पाते, तो आपका फूड आइटम डैमेज हो जाएगा। अगर आपका फूड आइटम डैमेज हो गया तो आपका जो फूड इंडस्ट्री है उसका प्रोडक्ट वेस्ट हो जाएगा, तो आप लॉस में जाना शुरू हो जाते हैं। इसलिए जो फूड आइटम की पैकिंग है ना, और उसकी जो कंडीशंस हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो फूड आइटम्स होती हैं वो अगेन लेकिन नेचर पे डिपेंड करता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो आप उसको न्यूट्रल पीएच पे मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अगर आप बेसिक रीजन में जाएंगे तो आपको अल्कलाइन कंपाउंड्स ऐड करने पड़ेंगे, अगर आप एसिडिक रीजन में जाएंगे तो आपको एसिडिक कंपाउंड्स ऐड करने पड़ेंगे। वो आपके फूड आइटम के टेस्ट को डैमेज कर सकते हैं, उसकी लाइफ को डैमेज कर सकते हैं, कोई और साइड रिएक्शन प्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स कि कितने टाइम के लिए आप स्टोर करने जा रहे हैं और उसकी स्टोरेज कंडीशंस पे। शुगर के केस में स्लाइटली बेसिक रीजन। ओके सर, थैंक यू।
नहीं है तो आगे बढ़ूं? Okay, जी, moving on. So if I want to convert this raw sugar into white sugar, so what will happen? I will send my syrup from this evaporation section directly into the refining section. जो raw sugar की white sugar में conversion है, इस process को हम refining कहते हैं. So if the product of the industry is the white sugar, so this syrup is then sent into the refining section. If the product of the industry is brown sugar, जिसको raw sugar कह रहे हैं, या the industry is producing both kind of sugars, brown as well as white, so then the syrup is also sent in this section. अगर सिर्फ white sugar होगी तो syrup जो है वो directly refining section में, अगर brown sugar भी है साथ में produce होनी है तो वो कुछ part इसका इस section में भी भेजा जाएगा. So generally refining is performed in order to remove the impurities from the raw sugar which are imparting color to the raw sugar crystals. जनरली जो रिक्वायरमेंट है रिफाइनिंग में वो उस कलर को रिमूव करना है जो रॉ शुगर में मौजूद है. तो उसके लिए वी फॉलो द रिफाइनिंग प्रोसेस. Now this process consists of various kind of steps. The first one is affination, and in this affination step we use a mixer, a mingler, a centrifuge and a sugar melter. बेसिकली यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि ये प्लांट ब्राउन शुगर क्रिस्टल्स ले रहा है और उसको वाइट शुगर में कन्वर्ट कर रहा है. अगर आपके पास ब्राउन शुगर क्रिस्टल्स हैं तो आप अफिनेशन स्टेप से स्टार्ट करते हैं, और अगर आपके पास सिरप है तो आप फिर कार्बोनेशन से स्टार्ट कर देंगे या इससे अगले किसी स्टेप से स्टार्ट कर देंगे. डिपेंड्स के उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में अरेंजमेंट कैसी सेट हुई है. तो इनफिनेशन बेसिकली होगा क्या? इन चार इक्विपमेंट्स में यू मिक्सर, हॉट मैग्मा मिंगलर, सेंट्रीफ्यूज एंड शुगर मेल्टर, we will basically dissolve raw sugar crystals in water, and we will make a viscous brown sugar solution again. ठीक है. तो इस एफिनेशन में क्या होगा कि जो ब्राउन क्रिस्टल्स आएंगे उसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे और उसके बाद एक विस्कस शुगर जूस या सॉल्यूशन ऑब्टेन करेंगे. When we will have that sugar solution, it will be sent into the carbonation section, in which we will add lime and carbon dioxide. Uh, when lime and carbon dioxide will go into the sugar, in the raw sugar solution, they will form calcium carbonate. As a result, the precipitation will take place, and calcium carbonate precipitates will be collected at the bottom, while clear or carbonated calcium carbonated free sugar solution will move into the filtration step. In this filtration step, the carbonated liquor is passed, calcium carbonate precipitates are separated, and the clear sugar solution move into the next step, which is ion exchange. Here we will have a bed of some solid material over which the brown sugar solution will pass. This bed of solid material will have the tendency to absorb the color imparting compound present in brown sugar. जब हम कार्बोनेशन फिल्ट्रेशन से अगले स्टेप में आएंगे तो वो आयन एक्सचेंज है. आयन एक्सचेंज में हम एक ऐसा बेड यूज करेंगे सॉलिड मटेरियल का जिसके अंदर एबिलिटी होगी कि वो शुगर सॉल्यूशन में जो इम्पार्टिंग कलर इम्पार्टिंग कंपाउंड एब्जॉर्ब कर लेगा. जैसे ही वो एब्जॉर्ब करेगा, the sugar brown color of the sugar will vanish, and we will have a clear liquor of the sugar solution. This clear sugar solution is sent into the evaporation section, जिसे हम वाटर कंटेंट रिमूव करेंगे, शुगर सॉल्यूशन की थिकनेस विस्कोसिटी को बढ़ाएंगे, यानी कि दोबारा से एक सिरप आएगा हमारे पास. उस सिरप को अगेन हम क्रिस्टलाइजर में भेजेंगे, क्रिस्टलाइजेशन परफॉर्म करेंगे, हमारे पास वाइट शुगर क्रिस्टल्स आएंगी.
उन क्रिस्टल्स को मदर लीक पर से सेपरेट करने के लिए दोबारा से सेंट्रीफ्यूज में भेजेंगे। यहाँ से मदर लीक पर सेंट्रीफ्यूज से सेपरेट हो जाएगा। जो क्रिस्टल्स होंगी जो सेंट्रीफ्यूज से सेपरेट होके आ रही हैं उसको हम ड्राई करेंगे, पैकिंग सेक्शन में भेज देंगे। और जो मदर लीक पर होगा चूंकि वो शुगर ही है तो उसको अगेन हम एथेनॉल प्रोडक्शन में या इस तरह की किसी और प्रोसेस या प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है वो हम रॉ शुगर को रिफाइन करते हैं और वाइट शुगर ऑब्टेन करते हैं। इस आयन एक्सचेंज प्रोसेस में जो कंपाउंड यूज होते हैं टू एब्जॉर्ब द कलर इम्पार्टिंग कंपाउंड्स, तो वो कार्बन फिल्टर्स भी हो सकते हैं, वो चारकोल भी हो सकती है, वो एक्टिवेटेड कार्बन भी हो सकती है। बहुत से एग्जांपल्स हैं इन कंपाउंड्स की। इनमें से इस कैटेगरी में से हम कोई भी कंपाउंड यूज कर सकते हैं आयन एक्सचेंज वाले स्टेप में। So after getting the white sugar, then sugar handling है, packing, bagging and shipment है, and this is the schematic of the refining section of the sugar manufacturing plant. This is all about the sugar manufacturing. Any question then to please ask. सर इवेपोरेशन में जैसे हम विस्कोसिटी इंक्रीज कर देते हैं बाय रिमूविंग वाटर, उसके बाद जो प्रोसेस था वो सर एक बार रिपीट कर वही क्यों पैन हो सिर्फ सेम है, इनकी evaporation, सिरप आ गया, कंसंट्रेटेड लिक्विड आ गया, उसके बाद क्रिस्टलाइजेशन है, क्रिस्टल्स बन गई, फिर क्रिस्टलाइजेशन क्रिस्टल सेपरेशन आ गया, उसको किसी और सेक्शन पे भेज दिया, क्रिस्टल्स को ड्राई किया और पैकिंग बैगिंग सेक्शन में भेज दिया। तो इवेपोरेशन के बाद प्रोसेस है। सर रिफाइनिंग के लिए हमने इसको सॉल्यूशन कहाँ किस स्टेप में अपनाया, फिनिशिंग से पहले? यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है ना रिफाइनिंग सेक्शन की, उसमें बेसिकली आपको मैसेज ऐसा सा मिल रहा होगा कि इस सेक्शन ने ब्राउन शुगर क्रिस्टल्स एज रॉ मटेरियल पिक किया। तो वो ब्राउन जो शुगर क्रिस्टल्स होगी वो पहले एफिनेशन स्टेप में शुगर सॉल्यूशन में कन्वर्ट होती है। और अगर यहाँ से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ तो जो आपको क्लैरिफायर से क्लियर जूस मिलेगा, इस जूस को आप कार्बोनेशन स्टेप से पास करेंगे, फिल्ट्रेशन से करेंगे, आयन एक्सचेंज से करेंगे। आयन एक्सचेंज के बाद इवेपोरेटर, क्रिस्टलाइजर, सेंट्रीफ्यूज, ड्राइंग एंड पैकिंग ये आ जाएगा। यानी कि वो जो सेक्शन है वो क्लैरिफायर और इवेपोरेशन इवेपोरेटर के दरमियान कहीं पर पड़ा हुआ है, अगर इस पूरे प्रोसेस का जो प्रोडक्ट है वो वाइट शुगर है। क्लैरिफायर के बाद रिफाइनर लगा होता है, मतलब ये कहना था। प्रोड्यूस करनी है। जी क्लास कोई और क्वेश्चन? ओके कोई क्वेश्चन नहीं जी? नहीं सर। एक्सक्यूज मी सर, जी सर मैंने पूछना था कि मिड्स में आप किस लेक्चर तक देंगे सिलेबस? जी अगर क्वेश्चन नहीं है तो फिर कोर्स की बात कर लें। जी सर, इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं। So, starting from the first lecture, मैंने स्लाइड्स अपलोड की हुई है ना इस चैनल की फाइल सेक्शन में। तो फर्स्ट लेक्चर से लेके लेक्चर नंबर 15 तक जो यहाँ पे नाइट्रिक एसिड हमने पढ़ा था, यानी कि इनिशियली जो जनरली इंडस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक था, वाटर ट्रीटमेंट था और एसिड इंडस्ट्री पढ़ी थी।
फिर जब हम 16th लेक्चर वाली फाइल पे आते हैं तो वहाँ पे अमोनिया है। उस लेक्चर से लेकर आज तक जहाँ पढ़ा है दिस इज योर एंड टर्म। सर लेक्चर 14 तक नहीं सही? नहीं कंटेंट है। सर वो काइंडली लेक्चर में 15 अपलोड कर दें। सर पेपर पैटर्न की बता करेंगे। बेटा आपने जो भी सवाल किया मुझे आपकी आवाज़ में सुनाई दी। सर काइंडली पेपर पैटर्न भी बता दें। पेपर पैटर्न ओके जी। पेपर पैटर्न और क्वेश्चन और जो फ्लो डायग्राम्स है उनकी ड्राइंग इतना आपका मिनट में। एक्सक्यूज मी सर। जी सर जो प्रोसेस फ्लो डायग्राम्स है सर उनको हम ब्लॉक फ्लो शीट में बना सकते हैं ना? मतलब वो वो आप स्टेटमेंट से बताएगा आपने तो बनानी है। पेपर में आप अपने हिसाब से पूछेंगे मतलब? जी मैं आपको मेंशन करूंगा कि यहाँ पे आपने फ्लो डायग्राम ड्रॉ कर प्रोसेस हो गई। ओके सर। सर फिर फाइनल में 16 लेक्चर से आगे होगा जितना हमने पढ़ लिया आज तक। जी और मिड टर्म के साथ भी एक क्विज होगा और एंड टर्म के साथ भी एक क्विज होगा और दोनों क्विज वही होगा। सर मिड वाला क्विज हो नहीं गया? एंड के साथ होगा वो एंड टर्म वाला। कोई और क्वेश्चन आप लोगों की साइड से क्लियर है सब कुछ? सर सर वो पेपर पैटर्न लेक्चर में दोबारा बता दें। 15 तो वो आपकी आवाज़ नहीं आई। दोबारा कौन सा क्वेश्चन बता दूं? पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न में भाई शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और जो फ्लो डायग्राम्स हैं उनकी ड्राइंग होगी। सर फ्लो डायग्राम्स की मतलब हमने एक्सप्लेनेशन ही लिखनी सर? वो आपको बेटा क्वेश्चन स्टेटमेंट से पता चल जाएगा। सिर्फ ड्रॉ कर एक्सप्लेन भी करना। सर वो जो हमने पहले 5 लेक्चर पढ़े हुए हैं उसमें से क्या एमसीक्यू टाइप आएगा या वो क्या होगा? मैं आपको बता दूं ये शॉर्ट क्वेश्चंस और फ्लो डायग्राम की ड्राइंग ये दो नेचर है क्वेश्चन। ठीक है सर। अटेंडेंस मार्क करने काइंडली सी आर जी सर हो गई। सेक्शन की भी बात।
तो एग्जाम की टाइमिंग क्या है? 9 AM। डेट शीट देख ली है सबने? जी सर। जी सर, सबसे फर्स्ट पेपर सीपीआई का। ओके जी, कोई और क्वेश्चन आप लोगों की साइड से? सर इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर आपने हमें जो सीपीआई है उसमें मेन सेक्शन बताए थे, केमिकल प्लांट के प्रोसेस, क्या दोबारा मेंटेनेंस। पूछिएगा, आपकी आवाज तो नहीं आ रही है। सर इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो था फर्स्ट लेक्चर, उसके अंदर आपने हमें सेक्शंस बताए थे केमिकल प्लांट के, जैसे आरडी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह, वो भी करनी है हमें। हाँ जी, उसमें उससे भी गो थ्रू होना है आपने, और जो मैंने बाद में इक्विपमेंट्स के बारे में जनरल क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन की थी, उससे भी गो थ्रू होना है। ओके सर। सर हमारा फाइनल टर्म का जो है सिलेबस वो कंप्लीट हो गया या अभी थोड़ा बहुत रहता है? जी, एज पर द टाइम अवेलेबिलिटी जितना पढ़ाना था पढ़ा दिया। ठीक हो गया सर। सर वो जो लेक्चर 3 और 5 में टेक्निक्स हैं, वो डायग्राम्स, उनके पर्पजेस, वो कैसे आएगा? वो डायग्राम्स आएंगी या सिर्फ पर्पज आएगा शॉर्ट क्वेश्चंस में? आपके सवाल में ही बेटा आपका जवाब है, शॉर्ट क्वेश्चन होंगे या डायग्राम, दोनों। सर मुझे डायग्राम पीएफडी और बीएफडी की एग्जांपल्स के तौर पर आपने अटैच की होगा, क्योंकि उनकी एक्सप्लेनेशन वगैरह ऐसे तो है नहीं। तो मैं वो वही है जो हमने किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में या ट्रीटमेंट प्रोसेस में पढ़ी है, जो ब्लॉक फ्लो डायग्राम, प्रोसेस फ्लो डायग्राम, पीएनआईडी को एक्सप्लेन करने के लिए एग्जाम्पल के फॉर्म में जो वहाँ पे उस लेक्चर में चीज़ें मेंशन है, वो वाली नहीं। जैसे हम इंडस्ट्री पढ़ी है, एसिड इंडस्ट्री पढ़ी है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री पढ़ी है, तो उनमें जो फ्लो शीट्स है ना, जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के, वो वाली फ्लो डायग्राम्स आएंगी। तो सिर्फ डायग्राम बनानी होगी या उनकी एक्सप्लेनेशन भी करनी होगी इसमें? क्वेश्चन स्टेटमेंट बेटा बता देगा। The all done? Any other query? सर दुआओं में याद रखिएगा। नहीं, आप लोग मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह सर। सर आपकी दुआएं भी बस जरूरी है।